हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 3rd चैप्टर का 11th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 3.10, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गिवन रेजिस्टर्स इज़ कनेक्टेड 1 by 1 अक्रॉस अ सेल। मतलब 2 गिवन रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 ले लेते हैं, और उसको हमने कनेक्ट किया है एक सेल से, एक बार सीरीज़ में और एक बार पैरेलल में। मतलब एक केस में हमने क्या किया कि 2 जो गिवन रेजिस्टर्स हैं उनको हमने सीरीज़ में लगा दिया, R1 R2 ले लेते हैं, और उसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया ऐसे। ठीक, सेल का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि ईएमएफ है ई सेल का, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, और गिवन रेजिस्टेंस, जो गिवन रेजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस R1 R2 ले लेते हैं। तो एक बार हमने सीरीज़ में ज्वाइन किया और एक बार हम पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, तो पैरेलल वाला ही बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया, R1 R2 पैरेलल में लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों, ये जो कॉम्बिनेशन है ये दोबारा से इसी सेल से लगा हुआ है। ठीक, तो ऐसे 2 केस दे रखे हैं उसने कि एक बार हमने सीरीज़ में ज्वाइन किया इन दोनों रेजिस्टर्स को, और एक बार इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन किया और एक सेल से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब वो आगे बोलता है कि इन विच केस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल हैव अ हायर वैल्यू। मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों में से किस में पोटेंशियल डिफरेंस, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सेल, वो किस में ज़्यादा होगा, कि इसमें ज़्यादा होगा। मतलब सेल तो सेम ही है ना, ये पूरा एक सेल है और यहाँ पे भी वही सेम सेल है जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो किस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ज़्यादा होगा, बस वही निकालना हमको, वो मतलब बताना है कौन सा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो ये कर लेते हैं इसको, पहले देखते हैं कि करंट कितना है। देखो, क्योंकि ईएमएफ और आर तो कांस्टेंट रहेगा, बस करंट से ही तो चेंज हो जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन क्या है, क्या होती है, E = V = E - IR, ठीक है। तो जो अब देखो E कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, तो I चेंज होने से ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन हमने क्यों यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एक ही बैटरी है, एक ही बैटरी से करंट यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से भी करंट निकलेगा ही। तो करंट ड्रॉ किया जा रहा है सेल के अंदर से, सेल के अंदर से करंट बाहर आ रहा है। तो वो जब सेल के अंदर से करंट बाहर आता है तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग हो रही है सेल की। तो उस केस में ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में क्या मतलब कैसा करंट फ्लो करता है। डिस्चार्जिंग जब होती है सेल की तो करंट सेल से बाहर निकलता है, ठीक है, और चार्जिंग होती है तो करंट सेल के अंदर घुसता है। तो ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे हम। तो इस वाले में ले लेते हैं, जब सीरीज़ में लगाए थे हमने रेजिस्टेंस दोनों, तो करंट फ्लो कर रहा था, मान लेते हैं कि सर्किट में I1, और इस केस में मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। तो फॉर सीरीज़ एक बार हम यहाँ पे I1 लेंगे और एक बार I2 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो क्या है कि हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ बताना है कि किस में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, ये सब बताना है। तो जिसमें करंट, अब देखो यहाँ पे इफ I डिक्रीजेस, अगर ये I कम हो, क्योंकि देखो जो ईएमएफ है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो सेम है, सिर्फ करंट के चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो अगर करंट कम हो जाता है तो V की वैल्यू बढ़ जाती है। इफ I डिक्रीजेस V इंक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों सर्किट में जिसमें करंट होगा कम, मतलब I1 और I2 में से जिसमें करंट होगा कम, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल वो ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस है ना, ये I की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो ये I × R की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, तो E माइनस जो IR की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जानी चाहिए, ये पूरी वैल्यू ज़्यादा हो जानी चाहिए। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किसमें करंट कम होगा। तो देखो किसमें करंट कम होगा,
जिसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जिसमें कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। मतलब जिस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा, जिस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस सर्किट में करंट कम होगा। तो देख लेते हैं कि किस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कम है। अब देखो इसमें क्या है, इस वाले सर्किट में जब सीरीज में लगाया था तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ऐसे लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज EQS, सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R, ये होगा ना। और इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में ये हो जाएगा। अब R1 R2 का जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई चीज़ बताता हूँ कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम ही आ जाता है, इक्विवेलेंट प्लस R, क्योंकि R1 R2 का जो इक्विवेलेंट होगा वो स्मॉल r के साथ तो सीरीज में लगा हुआ है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें देखना है कि R1 R2 ज़्यादा है कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ज़्यादा है। देखो R1 R2 में क्या होता है, सीधा ऐड हो रहा है ना। अब इसमें देखो ये क्या होता है, एग्जाम्पल लेके देखता हूँ आपको मैं। एक ले लेते हैं 6, एक ले लेते हैं 3 ओम और एक ले लेते हैं 6 ओम। तो इन दोनों का जब ये सीरीज में लगे होंगे तो फिर इक्विवेलेंट क्या होगा, E इक्विवेलेंट सीरीज इक्वल टू 9 ओम। ठीक, अब यही दोनों अगर पैरेलल में लग जाएं, 3 ओम और 6 ओम, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल क्या हो जाएगा, ये सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 9। ठीक है, तो ये R इक्विवेलेंट पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/9 2 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो सीरीज में है, सीरीज में तो ज़्यादा हो जाता है ना, सीरीज में तो ऐड हो जाएगा, ऐड होंगे तो सीधा इक्विवेलेंट ज़्यादा ही आएगा। जो पैरेलल में है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता है वो इन दोनों रेजिस्टेंस से भी छोटा आ जाता है। मतलब देखो रेजिस्टेंस कम हो गया ना, सीरीज में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा, इन दोनों से ज़्यादा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इनसे ज़्यादा। और पैरेलल में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इससे भी कम, 2 ओम, तो पैरेलल में कम आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल में जब लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 शुड बी लेस देन R1 प्लस R2। अब अगर ये कम हो गया तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट पैरेलल शुड बी लेस देन R इक्विवेलेंट सीरीज। ठीक है, अभी R इक्विवेलेंट पैरेलल अगर कम हो जाएगा तो I2 शुड बी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर कम है, हाँ ठीक है, I2 शुड बी लेस देन I1। सॉरी, ये I2 बड़ा होगा क्योंकि I2 यहाँ पे ना पैरेलल वाले में। हाँ, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कम हुआ तो करंट इन दिस सर्किट विल बी मोर देन I1, तो I2 विल बी मोर देन I1। इसका मतलब I1 कम है। अगर ये I1 कम है इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ज़्यादा हो जाएगा। किस केस में, सीरीज वाले केस में। तो ऐसे बोल सकते हैं VS ग्रेटर देन VP। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस वो VS ले लेते हैं, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस उसको VP ले लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज में जो करंट होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है। करंट कम हो जाएगा तो सीधा पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो VS विल बी मोर देन VP। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि इस वाले केस में, सीरीज वाले केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 23 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब 24 से शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। मतलब एक एमीटर है हमारे पास, ठीक है,
उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आर ए ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है? एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना किसी भी वायर में। जिस वायर में हमको करंट निकालना है, पता करना है कि कितना करंट है, वहां पे एमीटर लगा दो, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। अब बोल रहा है कि कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर, मतलब करंट जो ये मेजर कर सकता है, ये 1 एम्पियर मेजर कर सकता है मैक्सिमम। तो करंट इसके अंदर कितना जा सकता है, ये वाली बात है। इसके अंदर करंट कितना जा सकता है? 1 एम्पियर, मैक्सिमम 1 एम्पियर। इससे ज्यादा जाएगा तो फिर वो खराब भी हो सकता है, जल भी सकता है, और मतलब ढंग से काम नहीं करेगा, मतलब उसमें रेटिंग ही नहीं होती। मतलब इसमें समझ लो कि एमीटर के अंदर जो मैक्सिमम करंट लिखा होगा, जहां तक वो नीडल घूम सकती है, वो 1 एम्पियर ही है, ठीक है। 1 एम्पियर से ज्यादा करंट ये मेजर नहीं कर सकता, तो इसके अंदर 1 एम्पियर से ज्यादा करंट घुसना नहीं चाहिए। तो मतलब 1 एम्पियर मैक्सिमम करंट इसके अंदर घुस सकता है, ठीक है, ये मतलब है। तभी तो वो 1 एम्पियर मेजर करेगा मैक्सिमम। अगर 2 एम्पियर घुस जाएगा तब वो मेजर तो एक ही करेगा ना, मतलब मेजर क्या दिखाएगा तो एक ही, भले ही 2 घुस रहा हो, तो फिर ये कुछ एरर आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे बोलेंगे कि जितना करंट ये मेजर कर सकता है, जो ये लिखा हो 1 एम्पियर, उतना ही करंट ये घुस सकता है इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये 1 एम्पियर, हाँ ठीक है, ऐसे, ठीक। अब बोल रहा है कि पहला पार्ट है इसमें, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू एनेबल द एमीटर टू मेजर अप टू 5 एम्पियर। मतलब ये बोल रहा है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि ये एमीटर 5 एम्पियर करंट मेजर करना लग जाए। अब देखो, ये एमीटर 1 एम्पियर से ज़्यादा तो कर नहीं सकता मेजर, तो इससे ज़्यादा करवाने के लिए अगर सपोज 2 एम्पियर करंट आ गया, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वो तो फिर नाप नहीं पाएगा। तो उसको नपवाने के लिए, जिससे एमीटर 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट नाप ले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसने बोल रहा है कि शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे ले लो उसको। शंट मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये एमीटर, अब ये एमीटर थोड़ा चेंज हो गया, इसको हम बोलेंगे पूरा एमीटर ही है। ये ऐसे बोल देंगे कि, ऐसे हम बोलते हैं कि ये मॉडिफाइड एमीटर। अब ये एमीटर बड़ा हो गया थोड़ा, ये समझ लो, ठीक है। अब ये नया एमीटर बन गया, मतलब न्यू एमीटर, ठीक। तो पहले वो छोटा एमीटर था, अब इसमें हमने शंट लगा दिया, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, मतलब नया एमीटर बन गया, एक तरीके से नया एमीटर बोल सकते हैं इसको। अब बोल रहा है कि ये इसको हमको करवाना है 5 एम्पेयर रीडिंग, 5 एम्पेयर करंट नपवाना है, मतलब 5 एम्पेयर इसके अंदर घुसे, नए एमीटर के अंदर 5 एम्पेयर घुसना चाहिए, मतलब यहां से आना चाहिए 5 एम्पेयर करंट, ठीक है। अब इसके अंदर तो एक ही जा सकता है, क्योंकि ये डिवाइस तो वही है ना, कि जो कि मैक्सिमम 1 एम्पेयर मेजर कर सकता है। तो बाकी कहां जाना चाहिए? बाकी ऊपर चला जाएगा 4 एम्पेयर, ठीक। अब ये बोल रहा है कि हाँ तो निकालना, ठीक है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका रेजिस्टेंस आर ए है, आर ए, और इसका रेजिस्टेंस एस, और इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में लगे, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल अक्रॉस शंट इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस एमीटर। अब हम बोल सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर ना। तो शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का बोल सकते हैं 4 इंटू एस, और एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1 इंटू आर ए, ठीक है। अच्छा, आर ए भी दे रखा है इसने, तो 1 ओम है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1/4, मतलब 0.25 एम्पियर, सॉरी ओम, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा शंट का रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए 0.25, जिससे कि ये जो नया एमीटर है ये मेजर कर पाए 5 एम्पियर। तो ऐसे कितने भी किसी भी रेटिंग का हम बना सकते हैं, 5 से 10 एम्पियर भी कर सकते हैं, कि 10 एम्पियर का अगर करंट नापना है तो कितना शंट लगाना चाहिए, ठीक है, वो सब कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट।
अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। ठीक, बोल रहा है कि इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, एमीटर का और शंट का कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सिंपल सी चीज है। सेकंड पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल फॉर्मूला हमको पता है, एस इंटू आर ए अपॉन एस प्लस आर ए। तो ये हो जाएगा, एस की वैल्यू 0.25 है, आर ए की वैल्यू 1 है, अपॉन एस है 0.25 प्लस 1, तो ये आ गया 0.25 बाय 1.25। ठीक है, और ये कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा 1/5, तो ये आ गया 0.2 ओम। ठीक है, 0.2 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली में 2013 के अंदर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है कंपार्टमेंट दिल्ली में 2013 में। इसमें बोल रहा है यूज किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट I1 फ्लोइंग इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है, अब इसमें हमको निकालना है, ये I1 निकालना है। इसने बोला है सिर्फ I1 निकालो। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, और किरचॉफ्स रूल्स हमको यूज करने हैं, मतलब जंक्शन रूल और लूप रूल। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक जंक्शन रूल लगा लेंगे। देखो इस वाले जंक्शन पे लगा लेंगे, ये जो जंक्शन है, तो इसको नाम दे देते हैं A B C D E और F। तो एट जंक्शन बी जंक्शन पे जंक्शन रूल क्या बोलता है कि जितना करंट अंदर घुस रहा है जंक्शन के, उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए। तो जितना करंट घुस रहा है जितना करंट बाहर निकल रहा है वो बराबर है। कितना करंट घुस रहा है, I3, ये वाला करंट I3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है I3, यहाँ से आ रहा है, I3 घुस रहा है, तो I3 इक्वल टू कितना का बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है I1 और यहाँ से निकल रहा है I2, तो I1 प्लस I2। ठीक है, अब लूप लगा लेते हैं, क्योंकि जंक्शन तो एक ही है। वैसे तो यहाँ भी जंक्शन है, लेकिन वो फिर इक्वेशन सेम ही आएगी, एक ही बात है। यहाँ इस ई वाले जंक्शन पे भी लगा के देख लो, सेम इक्वेशन आएगी, तो यहाँ पे लगा के कोई फायदा नहीं है, तो जंक्शन बी पे लगाना काफ़ी है। अब लूप रूल लगाते हैं, एक लूप लेते हैं। लूप वैसे हम 3 ले सकते हैं, लेकिन ले लेते हैं अभी एक सिंपल सा लूप ले लेते हैं। कौन सा लें, ABEFA, यही सिंपल ले लेते हैं। लूप ABEFA, ये इस वाले लूप में लगाते हैं लूप रूल। तो ए से शुरू करते हैं, बी पे चलते हैं, फिर ऐसे करके वापस ए पे आएंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन हम लगानी हमने सीख रखी है। तो बढ़ते हैं आगे, ए से चलते हैं बी तक, तो कुछ रास्ते में है नहीं, तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं लिखेंगे। फिर बी से चलते हैं आगे, तो यहाँ पे आएगा क्या, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I3, और हम चल रहे हैं बी से ई की तरफ जा रहे हैं, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आएगा। तो 20 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस का होगा। ठीक है, मतलब 20 I3 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो ये प्लस है और ये माइनस है बैटरी का, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -20 आएगा, -20। ई पे पहुँच गए, और उसके बाद फिर नीचे आएंगे F तक, और फिर F से जाएंगे इधर ए की तरफ, तो 20 ओम का रेजिस्टेंस फिर आया, जिसमें अगेन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें ये फिर प्लस आएगा, प्लस 20 I2। ठीक है, और फिर इधर बढ़े हम आगे, बैटरी मिली 80 वोल्ट की, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस आएगा, -80 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर ए पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 0 हो गया। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना लग सकते हैं इसको, देखो इसको लिख सकते हैं 20 I2 प्लस 20 I3 इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, और 20 कॉमन लेके 20 और ये फिर 5 से कट जाएगा, तो I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, ये वाला, तो देखते हैं क्या होता है। ये वाला BCDEB लूप
बी सी डी ई बी, ठीक है। तो बी से सी गए, कुछ नहीं है। फिर सी से डी जाएंगे तो रास्ते में 30 ओम का रेजिस्टेंस आया, और हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस आएगा, -30I1। और फिर आगे बढ़ेंगे, डी पे पहुंचे, फिर डी से ई गए, फिर ई से जाएंगे, ये 20 वोल्ट की बैटरी आएगी, ई से बी जा रहे हैं तो फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं इसमें, तो +20 आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे, 20 ओम का रेजिस्टेंस आया, इसमें भी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर माइनस आएगा, -20I3 = 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 तो कट जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो 30I1 + 20I3 = 20, ठीक है। इन दोनों को उठा के एक तरफ ले जाएंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा ना सारा, और 20 को यहीं रहने दो। तो -30I1 और -20I3 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। और 0 0 काट दो कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा कितना, 3I1 + 2I3 = 2। अभी देखो ये इक्वेशन आ गई, एक हमारी ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन ये है, और थर्ड इक्वेशन ये है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ एलिमिनेट कर लेते हैं। क्या चीज़ एलिमिनेट करें, I3 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो एक बार, ऐसे लिखेंगे कि पुट I3 फ्रॉम 1 इन सेकेंड, मतलब I3 को 1 से उठा के सेकेंड में डाल दो, ठीक है। तो क्या आएगा, I2 + I3 की वैल्यू कितनी, I1 + I2 = 5। कितना आ गया ये, I1 + 2I2 = 5, ठीक है। और दोबारा यहाँ से I3 की इक्वेशन एक बार और लिख लेंगे इसको। तो इसमें हम I3 की वैल्यू दोबारा से 1 से उठा के 3 में डाल देंगे, पुट I3 फ्रॉम 1 इन 3। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे I3 यहाँ से उठा के डालना है 3 वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3I1 + 2 × I1 + I2 = 2। 3I1 ही है ना, देख लेते हैं एक बार, 3I1 + 2 × I1 + I2 = 2। इसको खोल लेते हैं, 3I1 + 2I1 + 2I2 = 2। तो ये आ जाएगा 5I1 + 2I2 = 2। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, ये वाली, इसको नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन, और ये बोल देते हैं 5th इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को 4th और 5th को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को। अब ये वाली इक्वेशन है, इसको कैसे एलिमिनेट करें, अच्छा ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 4th और 5th को एक साथ लिख लेते हैं। I1 + 2I2 = 5 है, I1 + 2I2 = 5, यही है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, इक्वेशन 4 माइनस, ये 4th है ना, 4th इक्वेशन थी, दोबारा लिख लिया हमने, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, 5 - 4। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4I1 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये तो कट गया, और ये कितना आ जाएगा 4I1, और इधर आ जाएगा इक्वल टू -3, 2 - 5 3 आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ गई -3/4 एम्पेयर, ठीक है।
माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना डायरेक्शन मानी थी I1 इधर, वो इधर नहीं आ रही, वो इसके ऑपोजिट आ रही होगी। ठीक है, मतलब ये जो I1 करंट है इसमें दे रखा है C से D जा रहा है, इसने मान लिया होगा कि C से D जा रहा है, तो हमने वैल्यू निकाली है वो -3/4 नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एक्चुअली में D से C जा रहा होगा, 3/4 जो एम्पियर करंट है वो D से C जा रहा होगा इसमें। ठीक है, बस यही है, डायरेक्शन जो इसने मानी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा ये करंट I1 चल रहा होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने देखी कि नेगेटिव है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 26th क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपार्टमेंट ऑल इंडिया में पूछा गया है 2013 में। इसमें बोल रहा है कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कट इनटू 3 पीसेस सो दैट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस R1:R2:R3 equal to 1:2:3 and the 3 pieces are connected to form a triangle across which a cell of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm is connected as shown. Calculate the current through each part of the circuit. मतलब बोल रहा है कि एक वायर है हमारे पास, इसने बोला है कि एक यूनिफॉर्म वायर है बिल्कुल सीधी सीधी जिसका एरिया सेम है, उसको इसने क्या किया कि 3 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो 3 पार्ट्स कर दिए, इस पूरे का रेजिस्टेंस है, पूरी वायर का रेजिस्टेंस है 12 ओम। ठीक, अब बोल रहा है कि इसके 3 पीसेस ऐसे किए हैं कि एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे का R3, और उनका जो रेशियो है वो ये दे रखा है 1:2:3। ठीक है, और उसको हमने उन तारों से एक ट्राइंगल बना दिया, ये वाला R1 R2 R3 ऐसे करके। ठीक है, और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका EMF 8 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक, अब बोल रहा है कि हर जगह से करंट निकालना है, जहां जहां पे भी करंट फ्लो कर रहा है हर पार्ट पे करंट निकालना है, तीनों रेजिस्टेंस से निकालना है, और नीचे वाले यहाँ इस जितनी भी तारें दिख रही हैं सब में करंट निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। इसका देखो, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा है R1:R2:R3 1:2:3, तो एक का ले लेते हैं हम x, R1 = x ले लेते हैं, तो R2 किसके बराबर हो जाएगा 2x के बराबर, और R3 किसके बराबर हो जाएगा 3x। ठीक है ना, ये तो बोल सकते हैं हम, अगर एक x ले लेंगे तो दूसरा 2x, तीसरा 3x। अब टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों देखो अगर 12 ओम का रेजिस्टेंस है और आपने 3 टुकड़े कर दिए, तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो भी होगा वो 12 ओम के बराबर होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है x + 2x + 3x = 12, तो ये कितना हो गया 6x = 12, और x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब 2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो R1 हमारे पता चल जाएगा, R1 हो गया x के बराबर, तो R1 हो गया 2 ओम, और R2 कितना हो जाएगा 2x मतलब 4 ओम। ठीक है, और R3 कितना हो जाएगा 3x मतलब 6 ओम। ठीक है, 2 4 6 ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस तीनों। अब इन रेजिस्टेंस को हमने इनसे एक ट्राइंगल बनाया है और एक बैटरी से जोड़ दिया। तो अब वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे किरचॉफ्स रूल लगा लेंगे, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स रूल्स, लूप रूल, ये सब लगा लेंगे। ठीक है, तो नाम दे देते हैं उसको A B C D और E। तो क्या करें बताओ, यहाँ पे मान लेते हैं करंट I है। ठीक, और यहाँ पे चला गया, इधर चला गया I1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना जाएगा I - I1, सॉरी ये I ले लो, यहाँ से I आ रहा है, ऊपर चला गया I1, तो यहाँ कितना जाएगा I - I1। अब क्या करें, जंक्शन रूल तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, क्योंकि I आया, I1 चला गया, तो I - I1 यहाँ आ गया। अब लूप रूल लगाते हैं, A B D E A, लूप A B D E A। ठीक है, तो शुरू करते हैं, A से B जाएंगे तो कुछ नहीं है रास्ते में, फिर B से D जाएंगे तो रेजिस्टेंस आ गया R3, तो क्या, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लिखेंगे -R3 × I - I1, और आगे बढ़ते हैं तो D से E जाएंगे कुछ नहीं है, और E से फिर A पे जाएंगे तो एक ये आता है क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसमें भी करंट कितना है यहाँ पे I के बराबर होगा ना, तो ये आ जाएगा I × 1, माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस आएगा I × 1,
और उसके बाद ये माइनस से प्लस जा रहे हैं, बैटरी 8 वोल्ट की है तो प्लस आएगा +8 इक्वल टू 0। ए पे पहुंच गए वापस। ठीक, तो इसको हम वैल्यू डाल देते हैं। इसमें R3 की वैल्यू कितनी है, R3 निकाला हमने 6, तो -6 इंटू आई माइनस I1, तो मल्टीप्लाई खोल देते हैं ब्रैकेट को भी, तो आ जाएगा -6i प्लस 6I1 और -i प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -7i और उसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 7i माइनस 6i1 इक्वल टू 8। ये -7i है, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +7i हो जाएगा, और 6i है 6i1 है, उसको उठा के राइट साइड में ले जाएंगे तो -6i1 हो जाएगा, और इक्वल टू 8 तो है ही। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, एक ये जो लूप है, ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ये इसी को ले लेते हैं। तो लूप ऐसे ले लेंगे BCDB। ठीक है, तो B से शुरू करते हैं C तक, तो कितना हो जाएगा -R1I1, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, -R1I1 और उसके बाद आगे ये R2 है, इसमें भी सेम करंट है, इसमें भी उतना ही करंट होगा I1, क्योंकि ये I1 यहाँ से आ रहा है तो इसमें भी उतना ही जाएगा, तो -R2I1। अब आगे फिर D से B जाएंगे तो कितना करंट है, I माइनस I1 और रेजिस्टेंस R3 है, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आएगा, प्लस R3I माइनस I1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 2 -2I1, और R2 कितना है -4I1। ठीक है, और ये R3 6, ये हो जाएगा +6 + 6i माइनस 6I1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 6i है, ये 6i, और ये I1 वाला कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6 6 6 12, तो -12I1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 6 और 12 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, तो I इक्वल टू लिख सकते हैं 2I1, I इक्वल टू 2I1। ठीक, अब इस इक्वेशन को यहाँ से I इक्वल टू 2I1 आ गया, इसमें डाल देते हैं तो सारे करंट आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे डालेंगे तो 7i की जगह डाल देंगे 2I1, यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 2I1 माइनस 6I1 इक्वल टू 8, यही है। ठीक है, -6I1 इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा I1 आ जाएगा 14I1 माइनस 6I1 इक्वल टू 8, तो कितना आ गया 8I1 इक्वल टू 8, तो I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे डाल देंगे तो I कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 2I1 है तो 2 एम्पियर, ये आ गया। और तो सारी ब्रांच में हमारा करंट निकल जाएगा। देखो R1 से कितना करंट होगा, I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक है, यही निकाला ना हमने, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I की वैल्यू 2 एम्पियर, और I1 यहाँ पे भी 1 एम्पियर होगा, और ये वाला करंट I की वैल्यू है हमारी 2 एम्पियर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, I माइनस I1 कितना है 2 - 1, तो ये तो 1, ये भी 1 हो गया, सारे ही 1 हो गए, मतलब ये वाला 2 है, ये 2 इधर जाएगा, ऊपर 1 चला जाएगा, और इधर भी 1 चला जाएगा। तो हमने निकाल दिया करंट हर ब्रांच में, R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर है, और जो बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है। ठीक है, तो हम ये निकाल चुके हैं। हाँ, ये हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन हो गया, यही पूछा था उसने कि कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, सब निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली में 2016 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है 2 सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम एंड 0.3 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका फॉर्मूले पे बेस्ड है।
इसको कर लेते हैं, दो सेल है हमारे पास, एक ऐसा सेल ये ऐसे ले लेते हैं, दूसरा सेल ये रहा, और दोनों पैरेलल में लगाए गए हैं। ठीक है, अब इसका एक वोल्ट ये दे रखा है, इसको E1 ले लेते हैं। चलो E1 R1 और ये E2 R2। EMF पहले वाले का EMF E1 ले लेते हैं, और E1 वो हो गया, E1 की वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वो कितना है 0.2 ओम। तो R1 की वैल्यू भी दी हुई है 0.2 ओम, और E2 कितना है, E2 भी दे रखा है दूसरे वाले सेल का EMF 2 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.3 ओम है। ठीक है, तो अब हम ये सॉल्व कर लेंगे इसको। हमें देखो, हमने पढ़ रखा है कि जब दो सेल पैरेलल में लगाए जाते हैं तो उसका एक इक्विवेलेंट सेल बना सकते हैं हम, जिसका एक EMF होगा और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसका नाम दे देते हैं, और ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इन दोनों सेल को हटा के हम एक सेल लगा सकते हैं जिसका EMF हो जाएगा E इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, मतलब इन दोनों को हटा के हम इसको लगा सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हमने पढ़ा है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, और यहाँ पे E1 R1 E2 R2 तो पता ही है, लेकिन R इक्विवेलेंट नहीं पता। R इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाता है इसमें। ये दोनों, ये जो R1 R2 का जो इक्विवेलेंट निकलेगा, ये यहाँ पे हम पैरेलल वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। अब इसमें पहले हम 1 अपॉन ये R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 की वैल्यू डाल देंगे, 1 अपॉन ये R1 कितना है 0.2 प्लस 1 अपॉन 0.3। तो इसको एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 0.3, और ऊपर आ जाएगा 0.3 प्लस 0.2, ये कितना आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.06। ठीक है, तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया। इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमको डालनी है यहाँ पे। इसको सॉल्व भी कर लेंगे बाद में, चलो अभी कर लेते हैं सॉल्व। कितना आ जाएगा 50 बाय, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं ना, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.06 अपॉन 0.5, तो ये आ गया 6 अपॉन 50। ठीक है, इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 0.12 ओम। ठीक है, इतना आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो E इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। तो E इक्विवेलेंट अपॉन 0.12 इक्वल टू E1 कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय R1 है 0.2 प्लस E2 है 2 अपॉन 0.3। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे 15 बाय 2 प्लस 20/3, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 45 प्लस 40। ठीक है, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 85/6। ठीक, और E इक्विवेलेंट इसको इधर ले जाएंगे, E इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं E इक्विवेलेंट इक्वल टू 85/6 इंटू 0.12। ठीक है, और ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.7 वोल्ट। तो हमारा E इक्विवेलेंट भी आ गया और R इक्विवेलेंट भी आ गया। मतलब इन दोनों सेल को हटा के हम एक ऐसा सेल लगा सकते हैं जिसका E इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.7 और उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.12 ओम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।
अब आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली में 2012 में पूछा गया है। इसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी। तो ए पार्ट देख लेते हैं पहले। इसमें बोलता है अ सेल of EMF E and internal resistance small r is connected across a variable load resistor capital R. Draw the plots of the terminal voltage V versus capital R and the current I. मतलब पहले पार्ट में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और उसको हमने एक कैपिटल R के रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कैपिटल R रेजिस्टेंस है ये, और इससे हमने एक सेल जोड़ दिया जिसका EMF है E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि हमें ग्राफ बनाना है, प्लॉट बनाना है। टर्मिनल वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि वही सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ग्राफ वर्सेस कैपिटल R। पहला पार्ट तो ये कैपिटल R, V वर्सेस R। ठीक है, तो A के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हमें ग्राफ बनाना है V वर्सेस R। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ से देखो करंट निकलेगा, ये डिस्चार्जिंग सर्किट है तो करंट निकलेगा I। तो और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन सिंपल है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम ओम्स लॉ लगाएं अगर E इक्वल टू, पहले तो ये देख लेते हैं, हाँ पहले करंट निकाल लेते हैं, E इक्वल टू I R प्लस R, ये बोल सकते हैं। ठीक, और I की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, E अपॉन R प्लस R। अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। और I की वैल्यू ये डाल देते हैं ये वाली, तो कितना आ जाएगा, E माइनस ई आर अपॉन आर प्लस ये R। ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आर प्लस ई स्मॉल आर, फिर माइनस ई स्मॉल आर है ही, अब डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक, तो ये देखो ई आर तो ई आर कट गया, बचा कितना, ई आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो V और R के बीच में हम एक रिलेशन आ गया, ई आर अपॉन आर प्लस आर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई आर को, कैपिटल R को अगर हम सीधा इसके नीचे ले जाएं, मतलब ऊपर नीचे दोनों से डिवाइड कर दें, ई आर को डिवाइड करते कैपिटल R से और नीचे वाले को भी डिवाइड करते कैपिटल R से, तो ऐसे लिख सकते हैं हम R प्लस आर अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं ना सीधा, या तो कैपिटल R उठा के सीधा नीचे ले जाओ, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि देखो कैपिटल R जो है वो ऊपर चला जाएगा तो सेम आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसलिए हमने ऐसे ही किया है क्योंकि दो दो बार R आ रहा है, कैपिटल R यहाँ पे ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो हमको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल एक ही जगह आए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे हम इसके भी ये देख सकते हैं कि R बढ़ेगा तो V क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, वो सब पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये E और R तो चलो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब हम, उसने ग्राफ किसके बीच में पूछा है, V कैपिटल V और R कैपिटल R के बीच में, कैपिटल V और कैपिटल R के बीच में ग्राफ पूछा है, तो बाकी सबको हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये देख लेते हैं। अगर हम कैपिटल R को बढ़ाएंगे तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इसकी वैल्यू हो जाएगी कम। अब ये कम हो जाएगी तो डिनोमिनेटर भी तो कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर पूरा कम हो जाएगा तो V की वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम R को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ेगा वो भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे R की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल R की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, तो 0 डाल के देखो, तो 0 डालेंगे तो क्या आएगा, ये स्मॉल r अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1 प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और E अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि जब कैपिटल R 0 के बराबर होगा तो हमारा V कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैपिटल R 0 डालोगे तो R अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बन गया, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो गया तो E अपॉन इन्फिनिटी 0 ही होता है, तो ये V की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर हम R की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, R की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी ले लो। अगर हमारा R
इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो देख लेते हैं v किधर जाएगा। तो v हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, ये r इन्फिनिटी है तो r अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 तो 1, और तो e बाय 1 तो e आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आएगी, e के बराबर। ठीक है, तो r अगर 0 होगा तो v भी 0 होगा, और r इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो v हमारा पहुंच जाएगा e के बराबर। ठीक है, तो ग्राफ हमारा देखो कुछ ऐसा होगा, ये यहां पे बना लेते हैं। ये v है और ये r है। जब r 0 है तो v 0 यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है v, e के बराबर, और e कांस्टेंट है, तो हमारा ये ग्राफ ऐसा जाएगा। जहां पे कि ये जो वैल्यू है इसके पास जाएगा, ये वैल्यू e है। तो देखो खुद ही देखो, जब r 0 है तो v 0 है। ठीक है, अब ये v की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, कितनी बढ़ती रहेगी, मैक्सिमम e ही तो हो सकती है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे ये e की तरफ टेंड करेगा, e की तरफ अप्रोच करेगा, तो ऐसे धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो जो v की वैल्यू है वो जब r बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो फिर v की वैल्यू e की तरफ जाएगी, e से ज़्यादा नहीं हो सकती, e की तरफ अप्रोच करेगी। इसीलिए ये जो ग्राफ है ये e वाली लाइन के पास जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आएगा हमारे पास। तो हमने बना लिया पहला ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ देखो, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि v वर्सेस i का ग्राफ भी बनाना है। तो ठीक है, इसी सर्किट डायग्राम के लिए v वर्सेस i का ग्राफ बनाना है। तो v वर्सेस i, और बाकी सबको कांस्टेंट लेना है हमको। ठीक है, v वर्सेस i, हाँ ठीक है। तो v और i का ग्राफ कैसे बनेगा, तब v वर्सेस i का ग्राफ के लिए ये इक्वेशन लगा लेंगे। अब हमें निकालना है, हमें ग्राफ बनाना है v वर्सेस i, तो बाकी सबको हमने कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, e को भी कांस्टेंट मान लो और r को भी कांस्टेंट मान लो। तब देखो ये तो लीनियर इक्वेशन है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऐसा ग्राफ। ये तो डिस्चार्जिंग वाली जो इक्वेशन होती है, इसमें जो ग्राफ बनता है v वर्सेस i का, वो तो सिंपल हमने पढ़ रखा है, ऐसा बनता है। दूसरा पार्ट ये है, इसमें पहले ये लिख लेते हैं, चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। कौन सी, किसका यूज करके बनाएंगे हम इक्वेशन, e माइनस आई इंटू आर। e वर्सेस i का ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, एक मिनट, ये ठीक है, ये v है और ये i है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब जैसे जैसे हम i बढ़ाएंगे v कम होता रहेगा। ठीक है, तो v कम होता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये लाइन बनेगा तो कहीं से, अब देखो i की वैल्यू अगर 0 है तो v कितना होगा, दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर i की वैल्यू 0 है तो v कितना होगा, ये e के बराबर हो जाएगा। और अगर v की वैल्यू 0 है तो i कितना हो जाएगा, ये e बाय r हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक हो जाएगा i 0, e ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पे कहीं 0, e। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे करंट है और वो 0 है, तो फिर इस यहीं पे आएगा 0, e। और ये आ जाएगा हमारा e बाय r, 0, e बाय r, 0 मतलब ये x कोऑर्डिनेट हमारा e बाय r है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो e बाय r, 0 हो गया। अब ये दो कोऑर्डिनेट आ गए तो वो लाइन से ज्वाइन कर दो ऐसे। एक मिनट, ये ठीक है, तो ये बन गया हमारा लाइन। ठीक, मान लो उसको ये लाइन है, थोड़ा यहां पे अलग सा लग रहा है, ये एक लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख देता हूं मैं। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाए तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ये ग्राफ पीछे नहीं जाएगा क्योंकि करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब देख लेते हैं बी पार्ट भी है इसके अंदर। बी पार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। इट इज फाउंड दैट व्हेन कैपिटल R इक्वल टू 4 ओम द करंट इज 1 एम्पियर एंड व्हेन R इज इंक्रीज्ड टू 9 ओम द करंट रिड्यूसेस टू 0.5 एम्पियर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। मतलब हमको क्या बोल रहा है कि अगर कैपिटल R 4 ओम है तो करंट है 1 एम्पियर। ठीक है, और हमको
और जब आर कैपिटल आर की वैल्यू 9 हो जाती है 9 ओम, तो करंट हो जाता है 0.5 एम्पेयर। तो हमें कैपिटल ई और स्मॉल आर निकालना है। तो देखो कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं हम, कैपिटल ई और स्मॉल आर निकालना है। तो अब और दे रखा है कैपिटल आर और कैपिटल आई, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे हम पहले। तो अगर हमारे पास पहले दे रखा है करंट 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 डाल देंगे और ई तो निकालना ही है, कैपिटल आर को 4 डाल देंगे, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू ई बाय 4 प्लस आर। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, मतलब इसको यूज़ कर लेंगे, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक। तो आई अगर इसमें बोल रहा है कि आर पहले लिया है इसने 4 ओम, तो करंट हो जाएगा 1 एम्पेयर। तो 1 इक्वल टू ई अपॉन 4 प्लस आर है, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं, ई इक्वल टू 4 प्लस आर इधर चला जाएगा तो 4 प्लस आर हो गया। अब बोल रहा है कि जब आर की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं 9 ओम कर देते हैं, तो करंट हो जाता है 0.5 एम्पेयर। तो अब डाल देते हैं दोबारा से इसमें, इसी क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 0.5 इक्वल टू ई अपॉन 9 प्लस स्मॉल आर। अब इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 5 जब 45, तो 4.5 प्लस 0.5 आर, ठीक है। अब ई ये भी है और ये भी, इन दोनों को ई बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस आर इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 आर, ठीक है। तो ये 0.5 इधर आर इधर चला जाएगा, तो आर माइनस 0.5 आर हो जाएगा, तो 0.5 आर ही आ जाएगा इधर, और इक्वल टू ये आ जाएगा 4.5 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 0.5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 1 ओम, ठीक है। 1 ओम आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। अब इस आर की वैल्यू को, स्मॉल आर की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो आई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। तो हमारा ईएमएफ भी आ गया और स्मॉल आर भी आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा लेक्चर ख़त्म, और क्विज 3.11 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।